इधर जब फैमिली के साथ झिंग खाना खाने बैठती है तो मॉम उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम थोड़ा भी केयरफुल नहीं हो सकती हो। तब डैड कहते हैं कि गू एक बहुत ही अच्छा लड़का है और झिंग की सैलरी भी तो गू से आती है, तो हम भला उसे क्यों घर से बाहर निकालें, वो हमारे साथ ही रहेगा। हम मॉम से झिंग को बहुत डांट पड़ती है कि पहले ही हमने फाइनेंशियल कर्जे में हम डूबे हुए हैं और तुमने उस पर 3 लाख का कर्जा ले लिया है। डैड इधर आराम से खाने में लगे हुए थे और कहते हैं कि गू ने सारे घर का खर्चा उठा रखा है और इधर झिंग की सैलरी भी गू से आती है, तो उसे हम घर से क्यों निकाले, हम आराम से उसे रखेंगे। तो इधर मॉम झिंग को डांटती है और कहती है कि तुम कितनी केयरलेस हो गई है, जाओ जाकर ऊपर गू को खाना देकर आओ। उधर झिंग जब खाना लेकर आती है तो गू उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, तुम प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन झिंग को तो गू के बातों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं था। वह कहती है जरूर तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इस वजह से तुम ऐसे हो। अब वो इसे इग्नोर करते हुए उसे वहाँ से चली जाती है। अब आधी रात को वहाँ सियाते और आईनी दोनों आते हैं और बताते हैं कि गू ने हमें कॉल किया है और उसने कहा है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन गू को तो कोई छू भी नहीं सकता था। अब झिंग गू के पास जाती है और देखती है कि वाकई में वो तो बहुत बीमार था, उसे बहुत तेज फीवर था। अब वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसे तेज फीवर था। अब यहाँ पे झिंग गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि वो पहले अगर गू की बातों पर एतबार कर लेती तो शायद उसकी कंडीशन न होती। अब वो वाकई गू के लिए काफी फिक्रमंद थी और गू भी उनकी बातों को सुन रहा था और बहुत खुश हो रहा था। आईनी उसे रियलाइज कराती है कि देखो, कोई भी इंसान जो अपने आप को मुसीबत में डाले किसी और के लिए, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अब झिंग याद करती है कि एक बार सियाते ने भी उसे बताया था कि एक्चुअली गू के साथ बचपन में साइकोलॉजी इशू हुआ था। इसी की वजह से वह दादाजी के साथ अकेले रहता था और दादाजी हमेशा कंपनी के कामों में बिजी रहते थे, इस वजह से वह अकेलेपन की वजह से उसको ये सब हो गया। अब झिंग उसके पास आती है, उसका ख्याल रखने लगती है, अब वहीं लेट जाती है सोने के लिए। अब गू को उसका इस तरह से अपने पास बहुत अच्छा लग रहा था और अब वो गू उसे कवर कर रहा था और अब ये एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। अब गू को लग रहा था कि झिंग मुझे यस कह देगी, वह एक्सेप्ट कर लेगी मुझसे अपने प्यार का। अब यहाँ पर गू की मॉम को एक आदमी बताता है कि मोहल्ले में कुछ सूटेड बूटेड लोग आए हुए थे, वह झिंग के बारे में पूछ रहे थे और कुछ लोगों से वह उलझ पड़ी थी। झिंग के साथ उनकी काफी मार हो रही थी। वह इतना डर गया था कि उसे लग रहा था कि मुझे अपना कुत्ता छोड़ना पड़ेगा उन लोगों के ऊपर। अब झिंग की माँ डर जाती है और वहाँ से लौटते ही वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हमारी बेटी कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस रही है, ये गू कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका क्या चक्कर चल रहा है, ये दादाजी के साथ कैसा उसका पर्सनल मैटर है, और इन सब के बीच में कहीं हमारी बेटी पिस न जाए। लेकिन गू के डैड इन सब को नजरअंदाज करते हैं और कहते हैं कि ये दोनों अलग वर्ड से आए हैं, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं। और मान लो झिंग उसे मान भी लेती है तो गू तो कुछ करता भी नहीं है, उनका फ्यूचर क्या होगा। वो ये भी सोचने लगते हैं कि इतने बड़े ग्रुप का मालिक है और एक ओनली हायर है, इनको तो बहुत बड़ी फैमिली चाहिए होगी। हमारी झिंग को 4 साल में बहुत से बच्चों को पैदा करना पड़ेगा, हमारी झिंग की तो हालत भी खराब हो जाएगी। इतने में उनके घर पे मिस बाय आती है। उस वक्त गू सो रहा था तो वह अकेले में झिंग से कुछ बातें करने चली जाती है। अपनी तरफ से बातें तो वो गू की हेल्थ के रिलेटेड से कर रही थी, लेकिन उसके अंदर एक छुपा हुआ पैगाम था झिंग के लिए। एक्चुअली गू इस एनवायरनमेंट में सेट नहीं हो सकता है, तभी तो उसकी तबीयत खराब हो गई है। न तो उनके घर में इतनी क्वालिटी के हाइजीन है और न ही क्वालिटी के फूड्स हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देती है मॉस्कीटो वगैरह के लिए, और साथ साथ गू के खाने के लिए भी वह रियलाइज कराना चाहती थी गू का इम्यून सिस्टम आम लोगों के बीच में रहने से खराब हुआ है। एक्चुअली वो इसी मिशन में काम कर रही थी जो दादाजी ने उसे उसके जिम्मे लगाया हुआ था।
और साथ ही वो जिंगजिंग को रियलाइज भी कराती है कि इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन गू का जिंदगी भर वह साथ नहीं दे पाएगी। और जिंगजिंग का माइंड अब खराब करने के बाद मिस बाय वहाँ से जाने लगती है। अब इतने में जिंगजिंग की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। वो भी काफी परेशान थी। अब वो भी जिंगजिंग से वही बातें करने लग जाती हैं, लेकिन ये तो उसके भले के लिए बोल रही थी, क्योंकि ये उनकी माँ थी और ये उसके प्यार में इस तरह से कह रही थी ताकि उसे भविष्य में किसी तरह की परेशानियों का सामना न उठाना पड़े। अब जिंगजिंग रोने लगी। उसे उसके प्यार से मिलने से पहले ही दूर किया जा रहा था। अब वो अपनी माँ को विश्वास दिलाती है कि हमारे बीच में प्रोफेशनल रिलेशन के अलावा मैं और किसी तरह का रिलेशन नहीं बनने दूंगी। अब गू बेचारा तो ठीक होता है इस उम्मीद में कि अब जिंगजिंग नाइस हो चुकी है और उसे माफ भी कर चुकी है, लेकिन जिंगजिंग सिर्फ उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसे यही कहती है, मेरे घर का खाना शायद तुम्हें सूट नहीं कर रहा है, इसीलिए तुम बीमार होते जा रहे हो। अब गू एकदम परेशान हो गया था। वो कहती है कि हम दोनों कंपेटेबल नहीं हैं। उसके बाद वो स्नोफॉल में अकेले ही घूमने लगती है। उसके बाद वो वहाँ पर सब कुछ याद करती है जो जो गू के साथ उसके साथ बीता था। वह इसे एक्सेप्ट करती कि उसे पहले ही जुदा कर दिया जा रहा था। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, जिंगजिंग देखती है कि गू ने एक और कारनामा कर दिया था। उसने अपने सारे अकाउंट और पासवर्ड जिंगजिंग से शेयर कर दिए थे। अब वह जिंगजिंग से कहता है कि हम दोनों एक ही लेवल पे आ गए हैं, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। पर जिंगजिंग का कहना था, तुम कब चीजों को समझोगे? क्या तुम मेरी तरह से घर को चला सकते हो? इसी मोहल्ले में रह सकते हो? अब तो गू बहुत परेशान हो गया। वह किससे मशवरा करता? अब वह सीधा आईनी के पास जाता है, जो कि जिंगजिंग की बहन है। अब आईनी गू से कहती है कि वाकई में तुम काफी डम्प हो। किसी लड़की को इस तरह से तुम अकाउंट शेयर करोगे तो वाकई में वह तुमसे इसी तरह का व्यवहार करेगी। इससे वो अपनी इंसल्ट समझती है। अगर तुम जिंगजिंग के साथ चलना ही चाहते हो तो तुम उसके साथ उसकी लाइफ में एडजस्ट करके दिखाओ। अगर वाकई में उसे लाइक करते हो तो कुछ करके दिखाओ। अब वह जिंगजिंग के मोहल्ले में खड़ा होकर देख रहा था। वह वाकई में इस माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकता था। वह इस तरह तो कभी उसने देखा ही नहीं था, लेकिन वह अब कोशिश करेगा और यहीं पर रहेगा, इन्हीं के बीच में। गू बहुत ही इंटेलिजेंट था। वो अब्रॉड में स्टडी की थी और उसने फैसला कर लिया था कि अपनी किस्मत के साथ साथ और जिंगजिंग के साथ वाले लोगों का किस्मत ही बदल देगा। सबसे पहले तो उसकी मॉम को पैगाम भेजता है कि उनके सैलून की वो क्रिएटिव कार्ड खरीद रहे हैं, वो भी 50 में। बेस्ट एम्प्लॉयज को वो लोग यही कार्ड दिया करेंगे, जिससे जिंगजिंग की माँ को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। तो वह बहुत खुश होती है। अब मोहल्ले के एक डांस स्कूल में उसने सबको ईयरफोन दे दिए थे, जिससे वो लोग डांस आराम से कर सके और किसी को डिस्टर्ब ना हो सके। अब हर कोई जिंगजिंग के डाइट को थैंक्स कह रहा था कि आपने कितना अच्छा लड़का रखा हुआ है। एक जूस वाली आंटी थी, उसका बिजनेस तो गू ने ऑनलाइन सेट करा दिया था। अब तो उसके पास डिलीवरी बॉय का रस रहता था। के मार्शल आर्ट के क्लब में कोई भी एडमिशन नहीं लेता था। अब गू ने उसकी ऐसी मार्केटिंग की थी कि उनके समर वेकेशन के लिए बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुके थे। इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि मैं खुद भी आपसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। अब तो गू बेशक खुद भी मुश्किल में पड़ गया था, लेकिन उसने डाइट का दिल तो जीत लिया। अब वो हर तरह से खुद को उसी माहौल में एडजस्ट कर रहा था। अब हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश में लगा रहता था। सारा दिन मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता है और खुद के छोटे छोटे काम खुद ही करता है। डिश वॉशिंग करना, खाना बनाना। वो हर तरह से जिंगजिंग को गलत साबित करना चाहता था। एवं कि उसके मोहल्ले और उनके रिलेटिव्स को अपना ही समझने लगता था, बल्कि हर समय उनके मदद के लिए तैयार रहता था। अब डैड मॉम सोचते थे कि कोई हमारा बेटा होता तो बिल्कुल गू जैसा होता, लेकिन डैड मॉम को मशवरा देते हैं कि हम अब भी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन मॉम कहती है, अब तो हम जिंगजिंग के बच्चे खिलाएंगे, क्यों ना गू की और इसकी हम शादी करा दे। गू बहुत अच्छा है और उसने प्रूव कर दिया था मॉम और डैड के सामने कि वो जिंगजिंग को डिजर्व करता है।
अब गु इतनी मेहनत करता था कि उसे किसी भी टाइम पर नींद आ जाती थी। उसके इंसोम्निया का मसला भी हल हो चुका था। वह एक दफा जिंगजिंग से हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या तुम मुझे अभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी क्या? लेकिन वो कहती है कि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। अब जिंगजिंग को हर कोई यही मशवरा दे रहा था कि गु एक हीरा है, उसे छोड़ना नहीं और उसके साथ अच्छे से बिहेव किया करो। इतने में मिस्टर ही वहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि दादाजी ने जिंगजिंग को मिलने के लिए बुलाया है। अब दादाजी की जिंगजिंग से मीटिंग चल रही थी। वो कहते हैं कि तुम ही सिर्फ एक ऐसी हो जो गु को वापस आने पर मजबूर कर सकती हो, इसलिए अपनी कीमत लिखो, फिर तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दिलाएंगे। मेरी लीगल टीम भी यहाँ पर है और फाइनेंशियल टीम भी यहाँ पर है। अब उन लोगों ने भी फैसला किया था कि तब तक जिंगजिंग को नहीं जाने देंगे जब तक वो उसे मना नहीं लेते। अब वो उसे कैसे मजबूर करेंगे ये उनके ऊपर था। मिस्टर ही तो अपने सारे साथियों को कहकर जाते हैं कि इस लड़की को चाहे जिस तरह से मनाना, लेकिन सावधान, ये मार्शल आर्टिस्ट है। अब तो सबका सब्र खत्म हो गया था। वो हर हाल में गु को वापस लाना चाहते थे। इधर जिंगजिंग के डैड आज बहुत परेशान थे। वो मॉम और गु के आते ही बताते हैं कि जिंगजिंग गायब हो गई है। वो उसका फोन भी नहीं लग रहा है, उसने कभी अपना फोन ऑफ भी नहीं किया और वो कहाँ है कुछ पता नहीं है। अब वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तभी इधर उधर लोगों से पूछने लगते हैं। तभी जूस वाली आंटी आकर बताती हैं कि वो थोड़ी देर पहले मेरी शॉप पर बैठी थी और कुछ सूटेड बूटेड आदमी आए और उसे अपने साथ ले गए। अब मॉम डैड को कुछ भी समझ आता कि गु कहता है कि गु जिंगजिंग सेफ है और मुझे पता है कि वह कहाँ है, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, आप लोग जाकर आराम करिए। उधर जिंगजिंग के साथ एक बहुत बड़ी डील होती है। अब उसके सामने एक ब्लैंक चेक रखते हैं कि इसे भर लो, या तो इसके अलावा भी तुम्हें कोई भी फैसिलिटी चाहिए या घर चाहिए, तुम वो सब डिमांड कर सकती हो, तुम्हें जो चाहिए तुम बताओ। लेकिन जिंगजिंग इस सब दबाव से हटकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वो लोग अलाउ नहीं करते। इससे जिंगजिंग की उन लोगों के साथ फाइट हो जाती है और जिंगजिंग की स्किल्स तो हम लोग जानते ही हैं। इस तरह वो लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं और तभी गु भी अंदर आ जाता है। अब इधर गु भी लड़ाई की आवाज सुनकर लान की तरफ आता है। जिंगजिंग को रोककर ठंडे पानी से वह उन लोगों के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं। यहाँ पर गु कहता है मैं आया हूँ तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन ये सारा तमाशा तब खत्म होता है जब दादाजी वहाँ पर आते हैं। दादाजी खुश थे, चलो इसी बहाने तो तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली। अगर हम जिंगजिंग को यहाँ न लाते तो पता नहीं कितने दिन हो जाते तो हम तुम्हें देखने को भी न मिलते। यहाँ गु साफ साफ कहता है अगर किसी ने भी जिंगजिंग को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। दादाजी कहते हैं ये लड़की तुम्हें सूट नहीं करती है, कोई भी और लड़की जिसके साथ तुम्हारा दिल लगेगा वो तुम्हें ऐसी ही लगने लगेगी, इसलिए तुम कोई भी लड़की और पसंद कर लो। लेकिन गु को कुछ नहीं समझ आता और वो जिंगजिंग का हाथ थामता है और सबके सामने कहता है मैं इसे दिल से चाहता हूँ और मुझे हेमोफोबिया की बीमारी थी जब से मैं बच्चा था, लेकिन मैं सिर्फ इसी के साथ कंफर्टेबल रहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसी के लिए बना हूँ और ये सिर्फ मेरे लिए, और मैं इसी के माहौल में रहकर बिल्कुल इसी के जैसा हो जाऊंगा। यहाँ पे दादाजी कुछ कहते उससे पहले ही जिंगजिंग कहती है कि जब गु मेरे घर पे आया था तो एक टेम्पर्ड बॉय था, बहुत ही रूटली और पैसों का बहुत ही घमंड, लेकिन जिस तरह से वह चेंज हुआ है वह इतना लाइट और काइंड हो गया है कि मैं तो इसे देखकर विश्वास ही नहीं कर सकती। अब इसे मैं ना नहीं कह सकती और वाकई में ये मेरे साथ रह सकता है और रहेगा। उनकी ये बातें सुनकर मिस्टर ही तो खुश हो जाते हैं और उन्हें दिल ही दिल में ब्लेसिंग करने लगते हैं। फिर दादाजी को ख्याल आता है कि ये क्या, जबकि गु को फौरन से ख्याल आता है ये क्या, ये तो जिंगजिंग ने मुझे यस कर दिया, मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। ऊपर से वहाँ पर आनी भी आ जाती है और उसी टाइम पर वो दोनों किस करने लगते हैं क्योंकि अब वो रिलेशनशिप में आ चुके थे। अब दादाजी परेशान थे, वो तो आए थे अलग कराने इन दोनों को,
पर अनजाने में इन दोनों को एक ही कर बैठे। इतने अरसे से ये लड़की मान नहीं रही थी, अब फट से मान गई। पर वहाँ पे मिस बाय कहती है, मुझे लगता है यह थोड़ा सा नशा नहीं है, बल्कि गू वाकई में इस लड़की को लाइक करने लगा है। दादाजी का यह सुनकर और भी मूड खराब हो जाता है और वो बाय की काम से रिलेटेड कोई भी बात नहीं सुनते और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उधर गू जिंगजिंग को अपने साथ लेकर जाता है ऑफिशियल पहली डेट पर। वहाँ पर एक बच्चा आता है जो गू के पास छुपने की कोशिश करता है। यहाँ पर कुछ समय से जिंगजिंग नोटिस कर रही थी कि कभी कभी लोग टच करते हैं तो गू को कुछ नहीं होता। अब इसके बाद वो लोग सबसे पहले एक स्टोर में जाकर उन लोग कपल की शॉपिंग करती हैं, मैचिंग ब्रशेस वगैरह वगैरह चीजें शॉपिंग करते हैं। जबकि इधर बाय की हालत देखने वाली थी। वह एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि काफी ड्रंक था और उसे छोड़ने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हैंड ड्रग पहुँच जाता है जो कि उसे डरा कर वहाँ से भगा देता है। अब वो देखता है कि बाय सैड है तो वह उसी के पास बैठ जाता है, लेकिन बाय कहती है तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते, अगर कर सकते हो तो गू और जिंगजिंग को अलग कर दो। लेकिन वो कहता है न तो ये मैं कर सकता हूँ न ही करूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक जरूर कर सकता हूँ। फिर दूसरी सीन में हमारे कपल को दिखाते हैं। वो लोग वहाँ पर ब्लाइंड ब्लॉक्स खरीदने गए हुए थे जिसका जिंगजिंग को बहुत ज्यादा शौक था। अब वो यहाँ पे बहुत स्वीट सा मोमेंट गुजारते हैं। अब मिस बॉय ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और वह उसे अकेले घर ले जा रहा होता था। इधर जिंगजिंग अपने बॉक्सेस खोल रही होती है। फिर वहाँ से कोई बच्चा आ जाता है जो कि वह दोबारा से मिलता है। फिर यहाँ पर जिंगजिंग कहती है कि मैंने तुम में बहुत पॉजिटिव चेंज देखा है। अब गू ने भी ये नोटिस किया कि कभी कभी वो लोगों को हाथ लगाता है और लोग भी उसे छू लेते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। यहाँ पर गू बातों बातों में शेयर करता है कि एक्चुअली उसे बिजनेस के दौरान तो बहुत ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था, जब उसने अपने इसी फोबियो की वजह से लोगों से इंटरेक्शन करने में मुश्किल होती थी। पर उसके दादाजी इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। अब उसे बिजनेस ट्रिप कराना चाहते थे, पर ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस को आगे चलाना नहीं चाहता, बस एक ब्रेक चाहता था। क्या हान मिस बाय को उसके घर लेकर आ गया था, लेकिन वहाँ बाय कुछ तोड़ बैठती है और उसे खुद भी चोट लग जाती है। आमरान उसके पास आता है, उसे बैंडेज लगाता है। मिस बाय ने यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था। वह उसे फिलॉसफी के जुबान में कहता है, कभी कभी हमें मंजिल तक पहुंचना इतना अच्छा नहीं लगता जितना सफर करना। अब थोड़ी देर बाद मिस बाय उसे किस करने लगती है, लेकिन हामरान उसे नीचे करके वहां से चला जाता है। उधर मॉम डैड को अब तसल्ली हो चुकी थी कि गू ने उन्हें बता दिया था कि वो और जिंगजिंग अब कहीं बाहर घूमने गए हैं। अब मॉम और डैड वहाँ पे लव टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी गू और जिंगजिंग वहाँ पहुँच जाते हैं। तब वो एक्टिंग करने लगते हैं कि जैसे मॉम के कंधे में दर्द था और डैड मसाज कर रहे थे, लेकिन मॉम नोटिस करती है कि इन दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं। इसका मतलब है कुछ पॉजिटिव साइन है। ये दोनों अब बड़े हो चुके हैं और डेटिंग कर रहे हैं ऑफिशियली। मॉम तो बहुत खुश हो जाती है और फौरन से गू के गले मिलने लगी थी। पर गू को पता भी नहीं चला कि कोई उसके इतना करीब आ चुका है। अब लेकिन डैड अब एकदम ट्रिकी डैड बन जाते हैं और उनकी क्लास लगाने लगते हैं और उन्हें डांट कर कहते हैं, ठीक है मैं ओपन माइंडेड हूँ, लेकिन फिर भी अब तुम दोनों को एक ही घर में रहना है। इस घर में तुम एक गेस्ट हो और अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हें घर के माहौल का ख्याल रखना है, बहुत ओवर नहीं हो जाना। उधर उन्होंने अपनी बेटी को प्रूफ तो कर दिया था, लेकिन कुछ रूल्स डिसाइड कर दिए थे। अब इधर इन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अब ये दोनों ही एक दूसरे का चैटिंग के लिए इंतजार कर रहे थे, पर दोनों ही शर्मा रहे थे कि कैसे हम एक दूसरे से चैटिंग करें। काफी लेट हो चुकी है। उठ के जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के सामने आते हैं। वो देखते हैं कि हम दोनों ही अभी जाग रहे हैं।
वो अब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि एक्चुअली हम ब्रश करना भूल गए थे। अब वो दोनों साथ में बात करते हैं, फिर वो चले जाते हैं और फिर से जब दरवाजा खोलते हैं तो वो सामने होते हैं। इधर जाने के बाद अब वो सारी रातें चैट करते हैं और झिंगझिंग उसे बताती है कि उसे नाश्ते में लिवर स्नेल और नूडल्स बहुत ही पसंद है। नीचे उसकी शॉप थी। गू ने ये सब कभी नहीं खाए थे, उसे ये सब भूख लगने लगी थी। वो सोचते हैं कि किचन में हम जाकर कुछ बनाएं और जैसे ही वो बाहर निकलकर कुछ लेने जाते, डैड इधर छुप कर बैठे थे। वो एक तलवार लेकर बैठे थे और जैसे ही उन्हें देखते हैं वह तलवार उठा लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हें क्या लगता है झिंगझिंग, तुम बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी हो। वह भी इतने बहाने तुम्हारे नाना से लगाया करती थी कि तुम दोनों अब किसी भी तरह की कोशिश ना करो, कमरे में जाओ और खुद मैट डालकर पहरा देने बैठ जाते हैं। बाई इधर सुबह उठती है तो हामरान उसके लिए नाश्ता बना रहा था और बाई को कुछ भी याद नहीं था। वह बिना नाश्ता खाए ही नो थैंक्स कहकर चली जाती है कि मुझे जल्दी काम पर जाना है। इधर झिंगझिंग सुबह सुबह नाश्ते के लिए उसी शॉप पर जाती है। वहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट आया हुआ था जो कि वहाँ के ऑनर के अच्छे फ्रेंड भी थे और वो कोई और नहीं थे बल्कि गू के दादाजी थे। अब झिंगझिंग हैरान थी कि इतने अमीर अमीर लोग भी इस तरह का खाना खाने आते हैं और उसको तो पता ही नहीं था कि उन्हें ये नूडल्स बहुत पसंद है। अब एक ही प्लेट रेडी हुई थी तो झिंगझिंग आकर दादाजी से शेयर करने लग जाती है। अब झिंगझिंग गू के बारे में बहुत सारी बातें करती है और दादाजी से भी क्लोज हो गई थी। दादाजी हैरान थे कि मुझसे भी ज्यादा वो गू को जानती थी। अब वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गए थे। वो तो सोचते हैं कि कुछ तो खास बात है इस लड़की में जो गू इसका दीवाना है। झिंगझिंग भी उन्हें यही मशवरा देती है कि वो आपका पोता है, वो आपकी बात जरूर सुनेगा, कभी उससे प्यार से बात करके देखिए। उसके बाद वह गू के लिए खाना लेकर झिंगझिंग घर आ जाती है। उसे कुछ भी बताती इससे पहले ही उसके ऊपर एक मुसीबत आ जाती है। एक कॉल आती है कि जिस घर में वो 10 साल से थे वो एकदम से खाली करने का आर्डर आ गया था। अब ये तो बड़ी मुसीबत थी। ये सब सुनकर वो सभी परेशान हो जाते हैं। इस घर से उनकी यादें जुड़ी थी और इतनी जल्दी वो कहाँ शिफ्ट होंगे। अब वो अपनी सारी सेविंग्स चेक करते हैं। पता नहीं कौन लोग होंगे जो ये घर खरीदना चाहते होंगे। फिर बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो मिस बाय है जो ये घर खरीदने आती है दादाजी के आर्डर्स पर। मिस्टर ली अब बहुत सॉफ्ट हो गया था। वो बाय को मना करने की समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। अब वो बहुत सैड हो जाती हैं जिसके कारण डैड मॉम को सैड देखकर कहते हैं कि इस घर में कितनी सारी खराबियां हैं, हर जगह से टूटा फूटा है, बहुत पुराना है, इसे कोई खरीदेगा ही नहीं। लेकिन जब वो जाकर दरवाजा खोलती हैं तो आगे मिस बाय आई हुए होती हैं। माम तो इतनी भोली भाली थी कि उन्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बाय से कहती हैं कि यह इतना टूटा फूटा घर है, तुम्हें इसे लेकर क्या फायदा मिलेगा। इतने में वहाँ गू भी आ जाता है। यहाँ पर मिस बाय उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाती है कि ये इस घर को मैंने खरीद लिया है। अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को यहाँ से मूव करना होगा, क्योंकि अब बाय ने भी जिद बना ली थी। दादाजी के कहने पर उसने यह फैसला किया था कि अगर गू यह घर नहीं छोड़ता तो वो इस घर को ही खत्म कर देंगे। अब वो गू को कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाती है कि 5 दिनों के अंदर ही आपको यहाँ से मूव करना पड़ेगा। दादाजी ने फैसला किया था कि खुद अगर गू वहाँ से नहीं आता तो उस घर को ही खत्म कर देंगे। गू एक बड़े एम्पायर का मालिक है और चिनजिंग एक गरीब लड़की है। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या दादाजी इन दोनों को एक साथ एक्सेप्ट कर लेंगे? आगे इनके प्यार में कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं, पूरी स्टोरी देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। और जाने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।